प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश जोशी ऐश्वर्या कॉलेज पाली। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक नए प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत पर मंगोलों के कौन कौन से आक्रमण हुए, मंगोलों के कितने आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का मुकाबला किस प्रकार से किया, इसकी आज हम विस्तृत विवेचना करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए। मैं थोड़ा आपको एक सेकंड के लिए पीछे लेके चलता हूँ। भारत पर मंगोलों का सर्वप्रथम आक्रमण चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत पर होने का खतरा पैदा हुआ। मैंने आपको बताया था चंगेज खां जलालुद्दीन मरगबनी का पीछा करते करते भारत में सिंधु नदी के तट तक बढ़ आया। चंगेज खां बढ़ आया। उसी समय इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मरगबनी को भारत में शरण देने से मना कर दिया। इस प्रकार चंगेज खां के विनाशकारी आक्रमण से भारत बच गया। पहला आक्रमण का भय पैदा हुआ इल्तुतमिश के समय में। मंगोल आक्रमणकारी कौन था? चंगेज खां। उसके पश्चात प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया बलबन ने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर अनेक किलों का निर्माण कराया, सैनिक चौकियां स्थापित की, उत्तम सैनिक अधिकारी वहां पर नियुक्त किए, अपने दो पुत्रों को अपॉइंट किए। एक अपॉइंट किया बुगरा खां, दूसरा अपॉइंट किया बड़े पुत्र महमूद को। मैंने आपको बताया था 1285 में मंगोल आक्रमणकारी तिमूर ने भारत पर आक्रमण किया। बलबन के पुत्र महमूद ने मंगोलों को पराजित तो कर दिया, लेकिन वह स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात हमने अध्ययन किया था जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में उलुग खान नामक मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया। जलालुद्दीन खिलजी ने उलुग खान सहित बहुत सारे मंगोलों को बंदी बनाया। मंगोलों का धर्म बौद्ध धर्म था। अब मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। वे नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान मंगोल दिल्ली में जिस जगह पर बसे उस बस्ती को आज भी मंगोलपुरी बस्ती नगरी कहते हैं। अब ले लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रथम मंगोल आक्रमण 1297-98 ईस्वी में कादिर खां के नेतृत्व में हुआ। पहला मंगोल आक्रमणकारी कौन था? कादिर खां। आक्रमण कब किया? 1297-98 में आक्रमण किया। अलाउद्दीन के दो योग्य सेनापति थे, एक था जफर खां, दूसरे का नाम था नुसरत खां। इसमें से हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन था? जफर खां। जफर खां और नुसरत खान ने मिलकर मंगोलों को पराजित किया, मंगोलों को घेर के मारा, मंगोलों का सर्वनाश किया। अलाउद्दीन के समय में दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन का सेनापति जफर खान ने सल्दी का बुरी तरह से सर्वनाश किया। मंगोल भारत छोड़ के भाग खड़े हुए। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों का तीसरा आक्रमण 1299 में, दूसरा भी हुआ 1299 में, और दूसरे आक्रमण के कुछ समय पश्चात 1299 में ही मंगोलों का तीसरा आक्रमण कुतुजुल ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। इस बार मंगोल आक्रमणकारी कुतुजुल ख्वाजा के नेतृत्व में जीतते जीतते दिल्ली की सीमा तक बढ़ आए। अलाउद्दीन खिलजी घबरा गया तो जफर खान ने कहा अलाउद्दीन डरने की आवश्यकता नहीं है, जफर खान बैठा है। अकेला जफर खान अपनी सेना लेकर मंगोलों से भिड़ गया। उसने मंगोलों की सेना का सर्वनाश करना शुरू किया। मंगोल आक्रमणकारी जफर खान को देखते ही, जफर खान का नाम सुनते ही घबरा गए और मंगोल सेना वहां से भागने लगी।
प्रिय विद्यार्थियों, जफर खां है ने हमेशा मंगोल आक्रमणों का बड़ी बहादुरी से सामना किया। अनेकों बार मंगोल आक्रमणकारियों को हराया। मंगोल आक्रमणकारी जफर खां के नाम से भय खाते थे। अनेकों बार जब मंगोल आक्रमणकारियों के घोड़े नदी में पानी नहीं पीते थे तो वो मंगोल आक्रमणकारी अपने घोड़ों से कहते थे, अरे क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी रहे हो? कहीं आपने जफर खां को देख लिया है क्या? जफर खां को देखकर पानी पीना बंद कर दिया। अनेकों बार है वो अपने सैनिकों से कहते थे, अपने पशुओं से कहते थे, फटाफट ये काम कर लो वरना जफर खां आ जाएगा। इतना खौफ था जफर खां के नाम का मंगोल आक्रमणकारियों में। जफर खां है कुतुजुल ख्वाजा की सेना का पीछा करना प्रारंभ किया। मंगोल आक्रमणकारी भागते जा रहे थे। जफर खां अपनी सेना से उनका पीछा कर रहा था और पीछा करते करते है जफर खां है उनके इलाके में घुस गया। जफर खां की सेना कम पड़ी और उसी समय जफर खां ने अपने दूतों को फटाफट अलाउद्दीन के पास भिजवाया। जफर खां ने अलाउद्दीन के पास संदेश भिजवाया, मैंने मंगोलों को लगभग हरा दिया है लेकिन मेरी सेना कम पड़ गई। हे सुल्तान, आप दिल्ली से और सेना भेजो, मैं मंगोलों से घिर गया हूं, और सेना भेजो ताकि मैं मंगोलों को हरा सकूं। अलाउद्दीन ने कहा, क्या जफर खां को सेना चाहिए और सेना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, आज यदि जफर खां मर जाता है तो जफर खां को मर जाने दो, मैं सेना नहीं भेजूंगा। अब आप सोचोगे अलाउद्दीन का तो विश्वसनीय सेनापति था, अलाउद्दीन की बहुत मदद की, अनेकों बार मंगोलों को हराया, तो फिर अलाउद्दीन ने एक्स्ट्रा सेना क्यों नहीं भेजी? इसलिए नहीं भेजी क्योंकि जफर खां मंगोलों को लड़ता हुआ मंगोलों को पराजित कर रहा था। पूरे भारत का हीरो कौन बन गया? पूरे भारत का हीरो जफर खां बन गया। चारों ओर लोग एक ही बात कहते थे, जफर खां, जफर खां, जफर खां। अरे अलाउद्दीन की जगह जफर खां सुल्तान बने तो कैसा अच्छा लगे। अब अलाउद्दीन खिलजी जफर खां को देखकर ईर्ष्या करने लगा, उससे जलने लगा। अलाउद्दीन खिलजी भयभीत हुआ, जो व्यक्ति मंगोलों को हरा सकता है, ऐसा नहीं हो कि एक दिन मुझे टपका दे और खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाए। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ, चलो अच्छा हुआ वो मंगोलों से घिर गया। फिर भी जफर खां है अपनी मामूली सेना सहित मंगोलों से लड़ता गया और अंत में लड़ता हुआ जफर खां वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे जफर खां वीर गति को प्राप्त हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने चैन की सांस ली। प्रिय विद्यार्थियों, मंगोलों का भारत पर चौथा आक्रमण 1303 में हुआ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय के बाद, मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, रतन सिंह को हराया है। चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी है दिल्ली में श्री दुर्ग में पहुंचे था कि उसी समय तरगी के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी घबरा गया, अरे मंगोल आ गए, मेरे श्रीदुर्ग को, श्रीनगर को चारों ओर से घेर लिया और अब मैं क्या करूं? जफर खां भी नहीं है। अब अलाउद्दीन खिलजी बड़ा भयभीत सैनिक अभियान करके लौटा था, उसके पास सेना भी यहाँ पर कम थी, सेना भी थकी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी भयभीत हुआ, लेकिन मंगोलों की एक कमजोरी यह थी, वो कुशल आक्रमणकारी थे, कुशल योद्धा थे, लेकिन मंगोलों को किलों और दुर्गों को जीतना नहीं आता था। तरगी ने दुर्ग के चारों ओर घेरेबंदी की, चूंकि वो दुर्ग जीतने की कला नहीं जानते थे। तरगी ने घेरा हटाया और वापस अपने देश चला गया और अलाउद्दीन ने चैन की सांस ली। मंगोलों का
भारत पर पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तातार्क के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन के सेनापति थे गाजी मलिक और उल्लुग खां और अन्य सेनापतियों ने मिलकर अली बेग और तातार को परास्त किया। मंगोलों का भारत पर अलाउद्दीन के समय में छठा और अंतिम आक्रमण 1306 में इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन ने इकबाल मंद का भी वही हसर किया जो पूर्व के मंगोल आक्रमणकारियों का किया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। बलबन ने तो अपने थी सुरक्षात्मक नीति, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आगे बढ़कर मारने की नीति अपनाई। ऐसी आक्रामक नीति अपनाई, मंगोलों का ऐसा सर्वनाश किया कि अब मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भय खाने लगे। अब मंगोलों ने भारत की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया। भारत ने भी मंगोलों के विनाशकारी आक्रमणों से चैन की सांस ली और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में पर्याप्त शांति बनी रही। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मंगोलों के प्रति अपनाई गई आक्रामक नीति सफल रही। ये था प्रिय विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत पर हुए 6 विनाशकारी मंगोल आक्रमण। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था अर्थात लगान व्यवस्था। अनेकों बार परीक्षा में पूछते हैं अलाउद्दीन खिलजी के 2 भू राजस्व सुधार बताओ, 1 भू राजस्व सुधार बताओ। इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं या बड़ा सवाल पूछ लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों और बाजार नियंत्रण पद्धति की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो पहला मैं लेता हूं अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधार। सुनना प्रिय विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व मामलों में गहरी रुचि का प्रदर्शन किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने लगान निर्धारण की मसाअत पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? लगान निर्धारण की मसाअत पद्धति अपनाई। मसाअत पद्धति से तात्पर्य है अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों के खेतों का माप करवाया, लेखा जोखा तैयार कराया है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों की कृषि भूमि की माप करवाई, कितनी कृषि भूमि पर खेती की जाती है, कितनी पैदावार किया जाता है, किसान की वास्तविक पैदावार क्या है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने मसाअत पद्धति अपनाई। अर्थात पहली बार कृषि भूमि का सर्वेक्षण करवाया, कृषि भूमि की माप करवाई और उसी के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगान वसूल करना प्रारंभ किया। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के अधिकारियों, राज्य के अमीरों, धार्मिक व्यक्तियों को इनाम के रूप में, मिल्क के रूप में, पेंशन के रूप में जो भी भूमि अनुदान, जो भी भूमि दान में दी गई है उन समस्त भूमि अनुदानों को वापस जब्त किया और खालसा भूमि में परिवर्तित किया। खालसा भूमि से तात्पर्य है ऐसी भूमि जो सरकार के नियंत्रण की हो, उस भूमि को क्या कहते हैं? खालसा भूमि। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व सुधारों के तहत सर्वप्रथम क्या किया? राज्य के अधिकारियों को, राज्य के अमीरों को, विद्वानों को जो भी भूमि दान में दी गई, मिल्क के रूप में दी गई, इनाम के रूप में दी गई, उन सभी को पुनः जब्त किया। जब्त करके खालसा भूमि में तब्दील किया। तो वो भूमि खालसा भूमि में तब्दील कर दी गई, अर्थात वो भूमि सरकार के नियंत्रण में आ गई। अब उस भूमि पर खेती का कार्य किया जाने लगा। उस भूमि पर जो भी खेती का कार्य होता था उसकी पूरी की पूरी आय किसको मिलती थी? सरकार को प्राप्त होती थी। इससे केंद्र सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई, खजाने में वृद्धि हुई। क्लियर? सुधार नंबर 2, पॉइंट नंबर 2,
अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व गांवों में किसानों से लगान वसूली का कार्य खुद खुद मतलब जमींदार, खुद का मतलब क्या है, जमींदार गांवों में किसानों से लगान वसूली का कार्य खुद करते थे, चौधरी करते थे, मुकदम करते थे। खुद चौधरी मुकदम किसानों से जो लगान वसूल करते थे, लगान वसूल करके वो अपना कमीशन अपने पास रखकर शेष रकम, शेष आय केंद्र सरकार के पास जमा करा देते थे। ये बिचौलिया वर्ग, ये बेईमान क्या करते थे, किसानों से जो भी राशि प्राप्त करते थे, जो भी लगान प्राप्त करते थे, उसमें से काफी हिस्सा बेईमानी से स्वयं हड़प जाते थे और बाकी का हिस्सा केंद्र सरकार के पास जमा कराते थे। एक तो रख लेते थे खुद का कमीशन और दूसरा मक्कारी और बेईमानी करके भी वो काफी हिस्सा हड़प लेते थे, जिससे यह वर्ग शक्तिशाली बनता जा रहा था, यह वर्ग दिनों दिन धनी बनता जा रहा था। अलाउद्दीन ने कहा ये बात है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में क्या सुधार किया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने नियम बनाया, गांवों में किसानों से लगान वसूली का कार्य न खुद करेंगे, न जमींदार, न मुकदम, न चौधरी करेंगे, अपितु किसानों से लगान वसूली का कार्य मेरे सुल्तान के राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी करेंगे। मेरे कर्मचारी, मेरे अधिकारी गांव गांव जाएंगे, किसानों से लगान वसूल करके केंद्रीय राजकोष में जमा करेंगे। अब तक कौन करते थे, खुद मुकदम और चौधरी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने उनके विशेष अधिकार छीन लिए हैं। अब इससे क्या हुआ, वो अपना कमीशन रखते थे, वो कमीशन की राशि अलाउद्दीन के पास रह गई, वो काफी हिस्सा हड़प लेते थे, उसकी भी बचत अलाउद्दीन खिलजी को हो गई। और तीसरा, अलाउद्दीन को फायदा क्या हुआ, गांवों में ये खुद मुकदम और चौधरी थे, ये उनके पास भी बहुत बड़े बड़े खेत थे और वे अपनी कृषि भूमि पे लगान नहीं देते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब आप अपने खेतों पर भी केंद्रीय सरकार को लगान का भुगतान करोगे। इस प्रकार केंद्रीय राजस्व में वृद्धि हुई। तीसरा सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से लगान वसूली के लिए अपने स्वयं के राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी नियुक्त किए। वह कृषि भूमि की माप करवाई। भूमि की उपज के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगान कुल पैदावार का 1/2 50% निर्धारित किया। याद रखना, अलाउद्दीन से पहले किसानों से लगान कितना लिया जाता था, 1/3 अर्थात 33%। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी ने लगान 1/3 से बढ़कर 50%, 1/2 कर दिया। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों पर 2 नए कर लगाए। एक कर लगाया आवास कर, दूसरा लगाया चराई कर। कितने कर, 2 लगाए, आवास कर और चराई कर। इस प्रकार अलाउद्दीन किसानों से 50% तो लेता था लगान, 2 कर नए लगाए। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी किसानों से उनकी उपज का, उनकी पैदावार का, उनकी आय का 75 से 80% लगान के रूप में ले लेता था। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी की एक ही पॉलिसी थी, एक ही नीति थी। क्या नीति थी कि मेरे देश में प्रत्येक नागरिक, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे साहूकार हो, चाहे जमींदार हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल इतना ही धन होना चाहिए कि वो अपना गुजर बसर कर सके। ज्यादा पैसा होगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। यदि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो बैठे बैठे उज्जवल योजना बनाएंगे, हैं राज्य के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध, अलाउद्दीन के विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहेंगे। न ज्यादा पैसा होगा, न ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे। कम पैसा होगा तो रोजाना उसका दिमाग इसमें ही लगा रहेगा कि हमें
कल पैसा कैसे कमाना है, अपनी आजीविका कैसे चलानी है, उसी में उसकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी किसानों से उनकी पैदावार का 75 से 80% लगान के रूप में ले लेता था। किसानों के पास विशेष कुछ नहीं बचता था। इससे किसानों की स्थिति काफी दयनीय हुई। अलाउद्दीन खिलजी का अगला राजस्व सुधार कार्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने एक राजस्व विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए मुस्तक राज। राजस्व विभाग का क्या नाम था? दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज का क्या कार्य था? इसका कार्य था प्रत्येक गांव में नियुक्त राजस्व अधिकारियों के नाम बकाया राजस्व राशि की जांच करना, उसका हिसाब किताब बनाना और बकाया राशि वसूल करना। वापस समझ लो, सपोज करो रामपुरा गांव का राजस्व अधिकारी है मोहनलाल। तो अलाउद्दीन खिलजी रामपुर गांव से कुल कितने किसान है? मोहनलाल है, वहां से कितना लगान वसूल करता है, कितना लगान की वसूली वहां से हो गई है, कितना लगान बकाया है, बकाया लगान निकाल कर है वो मोहनलाल से वसूल किया जाता था। अर्थात दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना की और इसका कार्य राजस्व अधिकारी के नाम बकाया राजस्व की जांच कर उसे वसूल करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अगला सुधार कार्य क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कार्यों में सुधार के लिए, राजस्व कार्यों में प्रगति के लिए सरफकाई नामक राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने समय समय पर अकाल के समय किसानों को खाद उपलब्ध कराए, उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करवाए, भूमि को उर्वरक बनाया। अर्थात जब कभी भी आवश्यकता हुई अलाउद्दीन खिलजी ने बाकायदा किसानों की मदद भी की। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी की है भू राजस्व सुधार प्रणाली। तो आज मैंने दो प्रश्नों की विवेचना की। पहला प्रश्न मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत पर मंगोलों के 6 आक्रमण हुए और दूसरा मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व नीति। इसको भी मैंने विस्तृत से समझा दिया। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से याद रखना और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है इसको आप मुझे बताना। मैं मुकेश जोशी ऐश्वर्या कॉलेज की ओर से इतिहास का व्याख्याता। धन्यवाद, थैंक यू।